Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हमारा आज का जो एपिसोड है हमें फीडबैक भी आ रही थी, आप लोगों से इनपुट भी मिल रहा था, हमें ख़ुद भी महसूस हो रहा था कि मेंटल हेल्थ अगरचे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिकली जब हम जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा की बात करते हैं, ये दो बहुत सेल्फ अवेयर जनरेशन्स हैं। अम, और मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत हसास है। एंड सो वी थॉट कि तालीम का कितना गहरा एक लिंक है ज़हनी सुकून के साथ, ज़हनी सेहत के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ। और ये वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमने अभी तक अपने पॉडकास्ट में एक्सप्लोर नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली। बट हियर वी आर टुडे, देर आए दुरुस्त आए। एंड किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, इस पे हमने कुछ वक़्त लगाया, होमवर्क किया एंड देन वी ऑल द एंटायर टीम, हमारा कंसेंसस था कि डॉक्टर सोबिया मसूद से बेहतर कोई नहीं है जिसके साथ हम थैंक यू। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे बात कर सकें। डॉक्टर सोबिया मसूद इज़ वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट फैकल्टी पर्सन्स इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। हम इतनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं लेकिन जितना मज़ा हमें इनके साथ काम करके आता है, खुदा जानता है किसी के साथ नहीं आता। लेकिन ये हमारा बायस नहीं है। वी नो अभी वी वुड वांट डॉक्टर सोबिया टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ जस्ट दैट व्हेन इट कम्स टू mental health issues, and because she is sitting as the head of department at the Rawalpindi Women University in the Department of Psychology, तो इनसे बेहतर क्वालिफाइड कोई नहीं था जो इस टॉपिक पे, जो आज के एपिसोड का टॉपिक है, उस पे बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोबिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये वाक़ई बहुत ज़्यादा था, बट मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और थैंक यू। डॉक्टर सोबिया, मैंने बहुत कर्सरी सा इंट्रोडक्शन आपका करवाया है जो हरगिज़ जस्टिस नहीं करता जो आपकी जर्नी है उसके साथ। तो इससे पहले कि हम बात करें जो आज का हमारा टॉपिक है उस हवाले से, फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग एंड लिसनिंग, अपनी जर्नी के हवाले से बताइए कि आप किस तरह बहुत सारे रास्तों से होती हुई यहाँ जहाँ आज हैं, यहाँ कैसे पहुँची? ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है उस दरिया को कूज़े में बंद करना। बट मैं ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मैं अम, तहसील गुजर खान के एक छोटा सा कस्बा है दुलताला, उससे बिलोंग करती हूँ। और मेरी तमाम एजुकेशन, जहाँ तक वहाँ पे एफ़ए तक कॉलेजेस थे। इसके बाद जो है वो कॉलेज नहीं है वहाँ पे, तो शायद अभी हो। लेकिन ये है कि मेरी तमाम एजुकेशन वहाँ से थी। मैंने नो डाउट कि मुझे घर में एक पढ़ने वाला एनवायरनमेंट मिला, लेकिन स्कूल्स जो है वो मैं टाट वाले स्कूलों से मैंने इस जर्नी का जो है वो आगाज़ किया एंड आई फील वेरी प्राइड इन दैट। और ओवरऑल जो है अब चूँकि मैट्रिक में साइंस हमारे पढ़ाई नहीं जाती थी, स्कूल्स में साइंस नहीं थी, तो मैंने आर्ट्स में मैट्रिक किया। फिर एफ़ए किया, एफ़एससी में भी साइंस सब्जेक्ट सारे नहीं थे हमारे पास। और फिर जब मैंने बीए में पहली दफ़ा मैंने साइकोलॉजी रखी, और वो बेसिकली स्टार्ट था इस साइकोलॉजी की फ़ील्ड में आने के लिए। और मैं आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माय टीचर्स, जो कि गुजर खान के कॉलेज में थे, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उसके बाद फिर जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया एंड उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से 2 साल पढ़ाई के और 20 साल जो है वो मैंने वहाँ पे सर्व किया एज़ फैकल्टी मेंबर डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। तो वो साइकोलॉजी से कनेक्शन जो है वो इस तरह से था। फिर नो डाउट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से पीएचडी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एक विजिटिंग फेलोशिप की छोटी सी। बट अगेन मुझे लगता है कि ये जो जहाँ तक मैं पहुँची हूँ इस सारी जर्नी में और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मुझे अपनी फैमिली का उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल लगता है। और अपनी फैमिली के
मर्द हज़रात का रोल उसमें मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरे फ़ादर और मेरे दादा दोनों उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं आगे जाऊँ। तो साइकोलॉजी जो है वो तो ख़ैर बड़ी लेटर स्टेज पे आई, बट वहाँ साइकोलॉजी तक पहुँचने के लिए ये लोग जो हैं वो मेरी मोटिवेशन और मेरी करेज और मेरी ताकत बने। डॉक्टर सोफिया, आपकी स्टोरी में इतनी छोटे-छोटे ऐसे नुआंसेस हैं जो हम ना अक्सर अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से, हम बात कर रहे होते हैं कि घर में जो अमूमन, क्योंकि अक्सर घरों में पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकर हैं वो मर्द हज़रात होते हैं। बिल्कुल तो ऐसा। जो मेल डिसीजन मेकर्स हैं, अगर वो एलाइज़ हों किसी घर में, वो ऑन बोर्ड हों, तो एक बच्ची की तालीम का सफ़र कितना आसान हो जाता है। और अगर वो मुखालिफ हों, तो तालीम ज़िंदगी मौत का मसला भी बन जाती है बच्चियों के बिल्कुल लिए। ऐसा ही। बिल्कुल। सो अगेन आई मीन दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थ्रू योर स्टोरी। आई होप कि अगर इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को अल्लाह करे देख रहे हों वालिदैन और ख़ास तौर पे वालिद हज़रात, और वो देखें कि बस थोड़ी-सी आपकी मोहब्बत, लगन, आपकी इनकरेजमेंट आपकी बेटी को कितना दूर तक और कहाँ तक लेकर आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर सोफिया, वी जंप राइट इनटू द सब्जेक्ट मैटर नाउ। बहुत लोग कहते हैं, देखिए एक तो है ना, आप और मेरे जैसे मिलेनियल्स हैं, हम तो खैर ना 3 में आते हैं ना 13 में आते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन फिर एक तरफ हैं जेन ज़ी, अब एक तरफ हैं जेन अल्फ़ा, ये मेंटल हेल्थ के बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं। और एक तरफ है हमसे पहले वाली जनरेशन्स जो मिलेनियल्स से भी पहले वाली है। अच्छा, उनके साथ बात करें तो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इस पार और उस पार, और हम कहीं बीच में फँसे हुए हैं दोनों में सुलह करवाने के लिए। लेकिन एक इ जो ज़रा बड़ी उम्र के अफ़राद हैं, दे बिलीव कि भाई ये मेंटल हेल्थ तो कुछ नहीं होता, हमें तो कभी डिप्रेशन ना हुआ, हमने तो पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी, और ये आजकल के बच्चों के चोचले और नखरे हैं। और तालीम पे इसका कैसे कोई इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो तो उस लिंक को तसव्वुर ही नहीं करते कि ये लिंक एग्ज़िस्ट भी करता है या इसकी कोई वैलिडिटी भी है। नाउ यू, in your position as an expert on the subject, and not just an expert but someone who is sitting in a leading institute and heading the department of psychology, what is your take on it? देखिए, जो आपका सवाल है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और नो डाउट उसमें ये जो आपका कंसर्न है कि हमारे जो एल्डर्स हैं या जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जिनका मेंटल हेल्थ से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, वो समझते हैं कि ये आजकल के जो मैंने खुद यू आर वेरी राइट कि मैंने ये सुना है कि ये आजकल के बच्चों का मसला है। लेकिन शायद उन्हें अवेयरनेस ही नहीं थी, उन्हें ये पता ही नहीं था। उन्होंने भी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस देखा होगा, लेकिन चूँकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ह उसको लेबल क्या दें, तो शायद वो अपनी उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और उसमें अगर हम देखें तो जो हमारी एजुकेशन है और मेंटल हेल्थ का, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक आपके पास अगर एक कोई कॉइन हो और उसकी 2 साइड्स हैं, कि एक साइड के बगैर दूसरी साइड जो है वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आपकी मेंटल हेल्थ एक एक बच्चे की, चाहे वो किसी भी जनरेशन का है, उसे डिप्रेशन है या कोई स्ट्रेसर ऐसा है उसकी ज़िंदगी में, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रेसर्स हैं, पेरेंटिंग उसकी जो है पेरेंट्स की तरफ से उसे रिजेक्शन मिल रही है, या बच्चे की नीड्स वो समझता है कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस की सूरत में रिफ्लेक्ट होंगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो एकेडमिक साइड ऑफ कोर्स ना वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा, ना वो फोकस कर पाता है, ना बच्चा जो इन्फॉर्मेशन जो उसे क्लास में दी जा रही होती है वो उसे रिटेन भी नहीं कर नहीं सकता। कहा। मेमोरी को भी जो जी, है वो ये आपकी इफ़ेक्ट करती है, आपकी जो जो स्ट्रेस है। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के साथ-साथ अगर आप ये देखें, बच्चा स्कूल जाने का ही उसका दिल नहीं करता, क्लास में बैठने का ही दिल नहीं करता, और वो स्ट्रेसर जो हैं वो मुख्तलिफ
किस्म के हो सकते हैं, बट खैर उस डिटेल में हम क्या जाएं। इट कैन बी फैमिली रिलेटेड स्ट्रेसर्स, इट कैन बी एजुकेशन, टीचर अगर क्लास में बहुत बड़ी सोर्स, हाँ। जो है वो अच्छे तरीके से आपको लगता है कि टीचर मेरी मेरे मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, या अगर क्लास भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, बट योर पीयर्स अगर आपको वो बुली कर रहे हैं किसी भी वजह से, आपका कद छोटा है, आपका कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको अगर बुली किया जा रहा है, तो वो बच्चे को ऐसी स्ट्रेस में डालेगा कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता कि वो इफ़ेक्ट ना हो। डॉक्टर सोबिया, जो आपने बीच में भी एक बात की थी, मैंने उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया, बट आई रियली वांट कि इसको आप सारी ऑडियंस के लिए ना ज़रा कैमरे की आंखों में आंखें डाल के रीइटरेट करें कि अगर एक स्टूडेंट किसी भी एजुकेशनल लेवल पे हो, अगर वो कोई स्ट्रेसर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसका एक डायरेक्ट लिंक है उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस के साथ। वो उनकी मेमोरी और रिटेंशन और उनके लर्निंग आउटकम्स को इम्पैक्ट करेगा। ये बिल्कुल आप रीबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही वाली चीज़ पॉइंट आउट की कि जो इंसान, अगर आप ये खुद देखें कि इंसान किसी भी वजह से परेशान है, उसे तनाव का शिकार है, कोई इस तरह की कोई ऐसी फीलिंग या कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है ज़हनी तौर पे, तो ना वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने के काबिल होगा, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और चीज़ हो। ना वो इस काबिल होगा कि जो चीज़, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं या जो टीचर क्लास में बोल रहा है, वो उनको उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सके। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ना हम उस वक़्त किसी चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं, ना हम इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं, ना हम कोई क्लास में पार्टिसिपेट करने के काबिल होते हैं। अगर हम देखें तो बच्चा जो भी लोग हैं, जब हम सर्वेज़ वग़ैरह करते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी रीज़न जो बच्चे की एब्सेंटीज़्म की आती है, या बच्चे जो स्कूल से छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ज़हनी मसला ऐसा होता है कि जिस पे वो या बात उस वक़्त करना नहीं चाहते, या वो उन्हें इस हद तक डिस्टर्ब करता है कि वो अपनी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये दोनों जो एकेडेमिया और एकेडमिक परफॉर्मेंस और हमारी जो मेंटल हेल्थ है, ये बिल्कुल ये इनसेपरेबल हैं। इनको हम बिल्कुल अलहदा कर ही नहीं सकते दोनों चीज़ों को, और वाइस वर्सा भी होता है कि अगर एकेडमिक लिहाज से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या वहाँ पे मुश्किल है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, और मेंटल हेल्थ इन टर्न मज़ीद ख़राब करेगी आपके उस परफॉर्मेंस को। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो असल में एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। डॉक्टर ज़ोबिया, थैंक यू। आपने दोबारा, मेरा मकसद ही ये था टू मेक यू रिपीट योरसेल्फ, क्योंकि जो मैं शुरू में बात कर रही थी, बहुत सारे वालिदैन कंसिडर ही नहीं करते कि मेंटल हेल्थ इज़, इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन जब वो अपने बच्चे की या बच्ची की ओवरऑल वेल-बीइंग को असेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एंड उसका तालीम पे क्या इम्पैक्ट है, उसको वो किसी खाते में ही नहीं आता। अच्छा, यहाँ इसी से मैं अगला सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि अम, अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि इस वक्त जो जनरेशन्स जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, द यंगर जनरेशन, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, तो उनको बहुत हद तक वो मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ इटसेल्फ क्या चीज़ है, उसकी उनकी एज में हमें वो अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल सही। हमारे लिए तो एक जर्नी थी, हमने बहुत गिरते-पड़ते सीखा है। इन ये जिस तरह डिजिटल नेटिव्स हैं, तो ये दिस इज़ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इनहेरेंट टू देम। नाउ डॉक्टर सोबिया, डू यू थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड, एंड बिकॉज़ you've been in academia for so long, तो आप 20-25 साल से आप एक एक लंबी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जो आपके एक रेल पेल है, जो आपके बिल्कुल सामने से ग्रेजुएट हुए हैं, और अम, आपको इस 20 साल के अंदर महसूस होता है कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की मेंटल वेल बीइंग है, वो बेहतर हुई है, वो क्राइसिस का शिकार हुई है? हैज़ अवेयरनेस बीन ऑफ एनी हेल्प? इस पे ज़रा-सा।
अगर हम ये सवाल जो है वो ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही हैं कि अवेयरनेस आज के बच्चे को हमारे मुकाबले में अगर हमें इतनी थी, बल्कि इतनी भी नहीं थी, शायद बहुत नीचे थी, तो उनको इतनी अवेयरनेस है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये डिटर्मिन करने के लिए कि उस अवेयरनेस ने उन्हें किस हद तक हेल्प किया है। यस, आज का बच्चा एटलीस्ट इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकता है कि लेबल कर सकता है कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ, और इसमें मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। आज का बच्चा जिस जो टैबू या स्टिग्मा हम अटैच करते थे कि मैं इस बारे में, ये मेरी जो पर्सनल फीलिंग है वो किसी दूसरे को ना पता चले, मेरी बहन को या मेरी अम्मी को ना पता चले, दोस्त या स्कूल के लोग तो बड़े दूर की बात। आज का बच्चा चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, प्रोवाइडेड कि उसे एनकरेज किया जाए। वो और सेफ अगर महसूस करे। अगर अगर वो सेफ महसूस करे, अगर उसे आप बात करें, मैं बच्चियों को देखती हूँ, और मैंने, जैसे आपने कहा, मैंने बड़े अरसे से बच्चों को, ज़ाहिर है, हम देख रहे हैं, और जो चेंज नज़र आता है, आज के बच्चे को आप ज़रा सी स्पेस दो, वो बहुत खुल के अपने मसलों के बारे में, चूंकि वो उसे अवेयरनेस है। आज से पहले वाले बच्चों को शायद वो अवेयरनेस थी ही नहीं कि ये मसाइल और क्या हैं, और हेल्प सीकिंग का स्टिग्मा नहीं था। आज के बच्चे जो हैं, वो कम से कम जो है ना, वो इस चीज़ में के बारे में बात करते हैं, और अगर उनको स्पेस प्रोवाइड की जाए। लेकिन अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस से मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक के बच्चे को हम सस्टेनेबल एक्शन, और फिर पहले एक्शन और फिर सस्टेनेबल एक्शन की तरफ हम ना जाएं। हम बच्चे को अगर ऐसी जगहें, मुझे जितनी मर्ज़ी अवेयरनेस है कि मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए किसके पास जाऊं, थैंक यू, तो यस। फिर जो है वो, मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस मैटर नहीं करती। अगर उस अवेयरनेस के साथ मुझे ये भी पता होगा कि ये वो फ़ोरम है जहाँ पे मैं फ्री होके आई आई विल बी हर्ड, मुझे बग़ैर किसी जजमेंट के, मैं जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको सुना जाएगा, उसको वेटेज दी जाएगी। तो फिर आधा तो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जो है वो कैथारसिस से ही यस, ठीक हो जाता है। तो ये हमें ज़रूरत है, सिर्फ़ अवेयरनेस नहीं, बल्कि एक्शन की भी ज़रूरत है। एक्शन की भी ज़रूरत है ये। डॉक्टर सोबिया, सो इस सिलसिले में हुँ। आपके ख़्याल से, बिकॉज़ मैं आपसे स्पेसिफ़िकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इसलिए बात करूँगी बिकॉज़ दैट इज़ योर होम बेस, राइट? क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और अगर आपके मुशाहिदे में हो अदरवाइज़ भी स्कूल लेवल भी, तो प्लीज़ ज़रूर बात करिए, आर जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ, और उनको और उसको नर्चर करने के लिए वो जो एनवायरनमेंट चाहिए है, जो टूल्स चाहिए हैं, क्या वो मौजूद हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में? अच्छा, टूल्स की तो अगर हम बात करें, या कि वो कितना इक्विप हैं, ये तो दूर की बात है। पहली चीज़ तो ये है कि अवेयरनेस उनको कितनी है। तो येस, मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में जो स्कूल्स हैं, या स्कूल्स जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स, और जिनमें एक जो अमीर तबका जो है वो सिर्फ उनको एक्सेस है, उन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ की। मुख्तलिफ फोरम्स पे चूँकि हाईलाइट किया जाता है, हर एक दूसरी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वो कोशिश अपनी अपनी कर रहे होते हैं कि हम उस अवेयरनेस को रेज़ करें। लेकिन जो आपका सवाल है कि कितना इक्विप हैं, उस सिस्टम के का वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक ऐसा प्रोवाइड करने के कि जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो फ्लरिश कर सके, और वो जो स्टूडेंट है जिसको फैमिली की तरफ से, टीचर की तरफ से, और ओवरऑल जो सोसाइटी है उसकी तरफ से मुख्तलिफ तरह से प्रेशर्स आ रहे हैं। तो उसको जो डील करने के लिए जो अम, सबसे पहली बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास फंड्स ही नहीं होते। अगर यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब एचईसी के कहने पे
वेलनेस सेंटर या काउंसलिंग सेंटर्स शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो बस बहुत सारी जगहों पे एक कमरे की हद तक होते हैं। वहाँ पे आपके पास ट्रेन्ड फैकल्टी नहीं है, ट्रेन्ड लोग नहीं हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो कि लोगों को गाइड कर सकें। और अगर हैं तो फैकल्टी में से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की फैकल्टी में से किसी एक को कह दिया जाता है, जिसे अपने हिस्से के बाकी सारे काम करने पड़ते हैं, और वो शायद पूरे वीक में आधा पौना घंटा जो है वो उन बच्चों के लिए निकालेगी। तो ये बिल्कुल आटे में नमक भी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होता है, ये नमक से भी कहीं कम है जो अभी ये लेवल है। हाउएवर ये जो अवेयरनेस है, ये एक फिर भी एक पॉज़िटिव चीज़ ये है कि अब अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा है। एंड ये हम और आप जो भी बात कर रहे हैं इस चीज़ की, ये इसी चीज़ की गवाही है। और हम कोशिश करते हैं, जैसे पीवाईसीए के साथ मिल के अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे इसमें 10 अक्टूबर को होता है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं, मेंटल हेल्थ वीक होता है, कहीं पे पूरा महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का होता है। तो हम पीवाईसीए के साथ मिलके जो प्लान कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बूथ हों जहाँ पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में हम आइडेंटिफाई कर सकें, उन पे डिफरेंट टेस्ट्स एडमिनिस्टर करके कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है वो बच्चों का लेवल कहाँ तक है। और जो बच्चे हमें लगता है कि एक सर्टेन बार है, उससे ऊपर हैं कट ऑफ से, और वो एट रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनके लिए हम इमीडिएट जो काउंसलिंग की जो फैसिलिटी है वो किस हद तक प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी-छोटी एफ़र्ट्स हैं, बट ये बहुत काउंट करती हैं। मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी से अगर ऐसी छोटी एफ़र्ट्स होंगी और हर स्कूल से ऐसी एफ़र्ट्स होंगी, तो ये बहुत मैटर करेगा। डॉक्टर सोबिया, हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है एंड यू हैव बिल्कुल बीन भी नहीं। इनक्रेडिबली काइंड कि आपने बहुत तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ, लाइक अ ट्रू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे सवालात के जवाब दिए। खुदा जानता है, दिस आई हैड सो मेनी मोर क्वेश्चंस फॉर यू एंड देयर इज़, आपकी बातों से जो था ना मेरे ज़हन में इतने सारे सवाल आ रहे थे। लेकिन हम इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करेंगे। डॉक्टर सोबिया, बस जाने से पहले अगर आपकी कोई लास्ट पार्टिंग रिफ्लेक्शंस हैं, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स इस पॉडकास्ट को देख या सुन रहे होते हैं। एनीथिंग टू एनी ऑडियंस जो आपको लगता है कि ये एक पैगाम आप ज़रूर चाहती हैं उन तक पहुँचे, तो वी'd वांट टू कंक्लूड विद दैट। मुझे लगता है कि चाहे पेरेंट्स हों या टीचर्स हों या पॉलिसी मेकर्स हों, हमें सबसे पहले इस चीज़ पे आ जाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कोई लग्ज़री नहीं है। ये अमीरों के चोंचले नहीं हैं, या ये आज की जनरेशन के चोंचले नहीं हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जो जिसके बगैर ना हम अ, हमारी लर्निंग हो सकती है, ना हम क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल एज़ अ पर्सन और एज़ अ सोसाइटी हम फ्लरिश ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के पास या इदारों के पास ओवरऑल ऐसी फंडिंग्स नहीं होती, तो जो भी पॉलिसी में इन्वॉल्व्ड हैं, उन्हें ये चाहिए कि इसको एज़ बेसिक ह्यूमन राइट ट्रीट करते हुए इदारों में स्ट्रक्चरल ऐसी चेंजेस लेके आएँ, ऐसे सिस्टम्स बनाएँ, ऐसी सेफ स्पेसेस बनाएँ, जहाँ पे बच्चे अपने मसाइल को शेयर कर सकें और उनको एड्रेस करने के मैकेनिज़म्स हों। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि वो स्कूलों में जाके, स्पेशली उन स्कूल्स में जहाँ पे मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट उस तरीके से प्रिवेल नहीं करता, वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेज करा सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, कोपिंग करा सकते हैं। जितनी देखिए, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है ना, वो आप उसको एक्सपीरियंस तब करते हैं जब आपकी अपनी कोपिंग, अपनी रेजिलियंस काम होती है। तो अगर हम अपने बच्चों को रेजिलिएंट बनाएंगे, उनकी कोपिंग पे काम करेंगे, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाएंगे जो बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा इस पे कोई पैसे खर्च होंगे और थैंक हम इस यू। चीज़ को लेके चलेंगे। ये बहुत कम खर्च और बालानशी वाली चीज़ है। उसमें भी मेंटल हेल्थ को हम फ़ोकस कर सकते हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और हमें लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सोबिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतनी आपने अहम बातें की हैं एंड फॉर एवरीवन जिन्होंने अगर हमारा क्लिप देखा है तो खुदारा पूरा एपिसोड देखिए, या अगर टेल एंड से देख रहे हैं, टेल एंड से ना देखें, ये पूरी गुफ्तगू सुनें क्योंकि ये जो आज गुफ्तगू थी ये बहुत अहम थी। सिर्फ तालीम के हवाले से नहीं, अगरचे हमारे पॉडकास्ट का जो फ़ोकस होता है वो एजुकेशन इश्यूज़ पे होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसा क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट शायद टेक अवे भी है आज की हमारी गुफ्तगू का कि आप एकेडमिक्स को और मेंटल हेल्थ को सेपरेट नहीं कर सकते। डॉक्टर सोबिया ने ये बहुत अहम बात की है। तो चाहे हमारे सब देखने वाले, सुनने वालों में वालिदैन हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं किसी भी एज ग्रुप से उनका ताल्लुक हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ। मैंने भी कहा, डॉक्टर सोबिया ने, थैंक यू फॉर रिइटरेटिंग डॉक्टर सोबिया, कि ये चोचले नहीं हैं। दिस इज़ जस्ट एज़ वी गेट अनवेल फिज़िकली, आवर माइंड ऑल्सो अगर वो अंडर स्ट्रेस है, तो वो अनवेल है। और उसको ट्रीट करने का जो डॉक्टर सोबिया ने भी एंड पे बहुत अहम बात की है कि फ़िज़िकल बीमारियों के इलाज अमूमन मुश्किल होते हैं, बहुत दवाइयों की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ अगर हम अपने बच्चों को छोटी-सी उम्र से बेसिक टूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपने अपने 3 साल के 4 साल के बच्चे को सिर्फ़ सिखा दें कि वो अपने इमोशंस लेबल कर ले। मैं गुस्से में हूँ, हाँ। मैं खुश हूँ, मैं सैड हूँ, और एंड एज अप्रोप्रिएट यू कीप बिल्डिंग ऑन। तो बहुत सारे मसाइल से, और वो जो एक जंजाल, दिमागी जंजाल पैदा हो जाता है ना, जिसको आपको, क्योंकि आपने कभी उन गुत्थियों को सुलझाना नहीं सीखा, तो बैगेज ओवर बैगेज ओवर बैगेज जो पाइल अप होता है, अगर हम कुछ बेसिक स्किल्स दे दें और तो बच्चों को एनकरेज करें कि जब वो कोई हम यूजुअली एज पेरेंट बच्चा जब हमारे पास आता है हमें अपने प्रेशर्स होते हैं हम बच्चे की बात सुनते नहीं हैं तो सुनते अगर नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जिस वक्त वो अपनी किसी भी मसले को कोई उसे परेशान कर रही है कोई चीज़ और हम उसे ये कह देते हैं कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है तुम छोड़ो इस चीज़ को इनवैलिडेट ना करें। अगर हम उस चीज़ को सिर्फ सुने उसकी परेशानी को और वाकई ही में उस चीज़ को कंसिडर करें कि ये चीज़ ऐसी है, वो कि छोटी है आपकी नज़र में बट उस बच्चे को वो डिस्टर्ब कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो है वो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। थैंक यू। एंड सो हम यहाँ पे गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बस ये है कि अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को उतना ही सीरियसली लें जितना आप उनकी फिजिकल हेल्थ को लेते हैं, और आप उनके ग्रेड्स को लेकर, उनके लर्निंग आउटकम्स, उनकी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस को लेकर उतना ही स्ट्रेस दें उनको जितना वो बर्दाश्त कर पाएँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिफोर वी कंक्लूड, अम, जब तक आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करें तब तक आप उनसे बहुत अच्छे लर्निंग आउटकम्स की का तकाजा करें ही नहीं सिरे से। फिर ये हमें राइट ही नहीं है अपने बच्चों से तकाजा करने का। एंड विद दैट थॉट विल एंड टुडेस एपिसोड। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।